चलिए अब हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स का अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं और वो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। अभी तक हमने क्या जाना कि चार्ज दो तरीके के होते हैं, जिसमें से एक आपका पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जब चार्जेस सेम साइन वाले होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव नेगेटिव हो, ठीक है, जब चार्जेस सेम साइन वाले होते हैं तो ये एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो एक्सर्ट करते हैं वो रिपल्सिव नेचर का होता है, फिर वो चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, रिपल्सिव एक्सर्ट होता है। और अगर ये अपोजिट साइन के हैं तब ये जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं वो अट्रैक्टिव नेचर का होता है। ठीक है, और ये जो फोर्स एक्ट करता है वो एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग करता है। इन चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन करती है उसी के अलोंग एक्ट करता है। ठीक है, तो ये तो हमने देखा कि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पे लगाएंगे, यानी चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे। ठीक, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज और ये जो फोर्स दो तरीके के होते हैं। ठीक, अब इसको हमने मेजर किया कूलम लॉ की हेल्प से और हमने ये देखा कि अगर एक चार्ज पार्टिकल पॉइंट चार्ज पार्टिकल Q दूसरे पॉइंट चार्ज पार्टिकल Q नॉट से r डिस्टेंस से सेपरेटेड है एयर में, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो होता है Q नॉट अपॉन r स्क्वायर। जितना फोर्स ये इसके ऊपर एक्सर्ट करता है उतना ये इसके ऊपर एक्सर्ट करता है, और इस तरीके से ये दोनों है ना इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाने की वजह से ये न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करते हैं। ठीक, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको थोड़ा सा और समझते हैं। ठीक है, आप देखिए कि अगर ये चार्ज Q है और यहाँ पे एक चार्ज Q नॉट है, ठीक है, ये है डिस्टेंस r, ये चार्ज Q नॉट और ये है डिस्टेंस r। ठीक है, ये पॉइंट B। ठीक है, तो देखिए अब ये इसके ऊपर जब फोर्स एक्सर्ट करेगा तो वो हम इस फार्मूले से निकाल लेंगे। ठीक है, हम अपनी अच्छी खासी कैलकुलेशन करेंगे। K की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 9 × 10⁹, फिर R की वैल्यू पुट करके स्क्वायर करेंगे, Q पुट करेंगे, Q नॉट एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, हम अपने आंसर पे पहुंच जाएंगे। ठीक, अब समझिए अगर ये जो Q नॉट है ना, ये जो Q नॉट है इसकी जगह अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल ला के रख दिया गया, Q नॉट डैश रख दिया गया, ठीक है, तो जैसे ही हम Q नॉट डैश रखे हमारी ये सारी कैलकुलेशन बेकार हो गई, क्योंकि अब चूंकि ये चार्ज चेंज हो चुका है तो अब दोबारा हमें फोर्स निकालने के लिए Q नॉट डैश अपॉन r स्क्वायर का फार्मूला लगाना पड़ेगा, है ना, कूलम लॉ का, और तब जाके हमें वैल्यू मिलेगी। फिर हम इसी पॉइंट पे Q नॉट डबल डैश को ले आए। ठीक है, तो जब वैसे ही Q नॉट डबल डैश को ले आए तो फिर अब ये भी चेंज करना पड़ेगा। हम फिर ये फार्मूले लगाएंगे Q नॉट डबल डैश अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम है। देखिए Q सेम है ना, ये Q और K सेम है, दोनों सेम है, और ये आपका r डिस्टेंस भी सेम है, यानी ये भी सेम है, ये भी सेम है। ठीक है, उसके बाद भी ये हमें बार बार करना पड़ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए मान लिया ये जो चार्ज पार्टिकल है इसकी वजह से हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया, और ये जो चार्ज पार्टिकल का था, एज्यूम कर रहा हूं मैं कि ये 10 कूलम का था। ठीक, ये 10 कूलम का था ना, तो हमने फोर्स निकाला। ठीक, आप सोचिए अगर ये चार्ज पार्टिकल 10 कूलम का था और इसके ऊपर फोर्स लगा 100 न्यूटन का। ठीक है, 10 कूलम का चार्ज था और फोर्स लगा 100 न्यूटन का। सिमिलरली 20 कूलम का चार्ज था और फोर्स और कुछ लगा, 30 कूलम का चार्ज था तो फोर्स और कुछ लगा, इस तरीके से वैल्यू। ठीक, आप सोचिए कि अगर मैं इस 100 कूलम को इस 10 से डिवाइड कर दूं, तो 100 न्यूटन को 10 से डिवाइड कर दूं तो मुझे पता चलेगा कि 100 न्यूटन अपॉन ये 10 कूलम आपका ये हो जाएगा 10 न्यूटन पर कूलम। ये 100 न्यूटन का फोर्स 10 कूलम पे चार्ज पे लग रहा था, तो जब आप 100 को 10 कूलम से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 10 न्यूटन पर कूलम। ठीक है,
यानी 1 कूलम पे 10 न्यूटन का फोर्स। ठीक, अब ये वैल्यू हमें मिल गई कि 1 कूलम पे अब 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो चूंकि 1 कूलम पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, आप सोचिए कितना इजी हो गया। तो अगर ये जो चार्ज पार्टिकल है ये 1.8 कूलम का आया यहाँ पे, ठीक है, तो हमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, हमें पता कि भैया 10 न्यूटन का फोर्स 1 कूलम पे लग रहा है, तो हम कहेंगे कि 1 कूलम पे चूंकि 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 1 कूलम पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो ये जो 1.8 कूलम है इस पे कितना फोर्स लगेगा, 1.8 इंटू 10, क्योंकि हमें पता है कि 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये जो 10 वाली वैल्यू आई है 10 न्यूटन पर कूलम। ठीक, देखिए आपका 1.8 कूलम चार्ज था और 1 कूलम चार्ज पे लग रहा है 10 न्यूटन पर कूलम, तो इस कूलम से कूलम कट जाएगा और 10 से मल्टीप्लाई होके आपको वैल्यू मिल जाएगी 80 न्यूटन की। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 2.6 1 कूलम चार्ज आया, तो आप कहोगे 1 कूलम पे 10 न्यूटन लग रहा है, तो 2.6 वाले कितना लगेगा, 2.6 इंटू 10। फिर देखिए यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज आया, इस तरीके से आ गया 18.35, तो आपको बार बार फार्मूला पुट करने की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही निकाल लेंगे। ठीक है, एक्चुअल में ये जो पॉइंट पे हम वैल्यू निकाल रहे हैं 10 न्यूटन पर कूलम, हम अब ऐसी एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, जिसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। और आप देख भी पा रहे हैं कि वो कैसे निकाली जाएगी, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में जो फोर्सेस है अपॉन, ठीक है, जिस चार्ज पे फोर्स लगाया जा रहा है उसके मैग्नीट्यूड से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें इस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू मिलेगी, है ना। और इस फिजिकल क्वांटिटी का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर, ई वेक्टर। ठीक, तो अब मैं समझाता हूं आपको कि ये होता क्या है। देखिए कोई भी चार्ज किसी चार्ज से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करता, ठीक है, इनका जो इंटरेक्शन है उसको हम समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से। ठीक है, ये जो चार्ज है आपका, ये चार्ज अपने चारों तरफ, ये चार्ज अपने चारों तरफ एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है, चारों तरफ जितने भी पॉइंट्स हैं इसके चारों तरफ, ठीक है, उन पॉइंट्स पे ये अपना एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है ना, हर एक इंडिविजुअल पॉइंट पे। और उसी इन्फ्लुएंस की वजह से इस पॉइंट के पास एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी आती है, और इस कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ई वेक्टर। ठीक है, अब ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो इन पॉइंट्स के पास है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसकी चार्ज के अराउंड, एक पर्टिकुलर चार्ज के अराउंड जितने भी पॉइंट होंगे हर पॉइंट के पास होगी, ठीक है, स्पेस में। तो अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, इस कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी की वजह से अगर कोई दूसरा चार्ज आपने यहाँ पे लाया Q0, ठीक है, तो चूंकि Q0 हम यहाँ पे ला रहे हैं, ठीक, तो ये जो Q0 चार्ज हम यहाँ पे लाए, है ना, उस Q0 चार्ज पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इस चार्ज की वजह से जो पैदा हुई है, वो इसके ऊपर क्या करेगी, फोर्स एक्सर्ट करेगी। ठीक है, इस चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी, और आप जानते हो कौन सा फोर्स होगा, वो फोर्स होगा आपका इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक, इसके ऊपर एक्सपीरियंस करेगी। ठीक है, तो अब देखिए, तो ये चार्ज पार्टिकल जो अपने अराउंड ये इन्फ्लुएंस क्रिएट किए हुए है, जिसकी वजह से कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल जब इस पॉइंट पे आता है और वो एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, तो इस इन्फ्लुएंस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब ये जो चार्ज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, ठीक है, इस चार्ज को हम कहेंगे सोर्स चार्ज, और जिसके ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस को, जिसके ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस को, है ना, और जिसके ऊपर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस और जो चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर रहा है यानी Q0, इसको हम कहेंगे टेस्ट चार्ज। ठीक, तो अब देखिए, ये जो चार्ज है इसने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की, ये जो चार्ज है इसने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आने की वजह से इस चार्ज ने क्या एक्सपीरियंस किया, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस किया।
ठीक है। तो अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर किसी पर्टिकुलर पॉइंट के पास, है ना, ये देखिए पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर किसी पॉइंट के पास, ये कैरेक्टरिस्टिक्स तभी होती है, यानी किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तभी एग्जिस्ट करती है ना। तरीका ये है चेक करने का कि उस पॉइंट पे आप कोई टेस्ट चार्ज लाओ तो उस टेस्ट चार्ज पे क्या लगना चाहिए, इलेक्ट्रिक फोर्स लगना चाहिए। अगर वो इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स अगर एग्जर्ट हो रही है, तो इसका मतलब ये जो चार्ज पार्टिकल है जिस पॉइंट पे लाया गया है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। ठीक है। अब देखिए ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जिसकी वजह से इस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस पॉइंट पे मेजर कैसे करते हैं? ये मेजर इस तरीके से की जाती है, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी जो ये चार्ज है आपका, इसने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की, ठीक है, इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की वो थी आपकी ई। ई को हम मेजर कैसे करते हैं? ई को हम मेजर इस तरीके से करते हैं, ठीक है, कि जो टेस्ट चार्ज इसके ऊपर लाया गया है उसके 1 यूनिट मैग्नीट्यूड पे, 1 यूनिट मैग्नीट्यूड पे, उसके 1 यूनिट मैग्नीट्यूड पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर ई, यानी फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है। अब जब हम बात करते हैं 1 यूनिट टेस्ट चार्ज की, यानी 1 कूलम की, ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि भाई 1 कूलम तो बिगर यूनिट है चार्ज की, तो अगर इसके पास चार्ज की बिगर यूनिट 1 कूलम जैसी है, ठीक है, तो ये भी तो हो सकता है कि ये जो चार्ज है ये खुद अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करे, ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर खुद फोर्स लगे और ये यहाँ से हट जाए। या आप सोचिए कहीं पे पहले से चार्ज पार्टिकल Q1, Q2, Q3 मौजूद है और हम Q1, Q2, Q3 तीनों की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना चाहते हैं Q1, Q2, Q3 की, लेकिन चेक करने के लिए हम जिस टेस्ट चार्ज को ला रहे हैं उस चार्ज का मैग्नीट्यूड पहले से ही ज्यादा है, तो मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा रहेगा तो ये खुद अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा और ये जो इनकी लोकेशन है ना, इसको ये डिस्टर्ब करेगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको इसकी फील्ड क्या करेगी, डिस्टर्ब करेगी। ठीक है, इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को ये चार्जेस अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिपेल भी कर सकते हैं। ठीक, तो इस वजह से हम ये ध्यान देते हैं कि ये जो टेस्ट चार्ज हमारा होना चाहिए वो वेरी वेरी स्मॉल होना चाहिए। इसीलिए इस एक्सप्रेशन को बहुत ज़्यादा अच्छा होता है इस तरीके से लिखना कि फोर्स, लिमिट ऑफ फोर्स पर यूनिट चार्ज वेयर Q नॉट टेंडिंग टू 0। ठीक है, तो अब देखिए ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज के अराउंड सेटअप होने वाला वो इन्फ्लुएंस है, जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो वो उस चार्ज के इन्फ्लुएंस को एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, जो चार्ज प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड उसको हम सोर्स चार्ज बोलते हैं और जो एक्सपीरियंस करता है उसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करने का जो तरीका है वो है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब देखिए, अब अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे मौजूद है और उसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर अपने डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, और अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आता है तो ये इसके ऊपर अपने से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। ठीक है, ठीक, तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल Q पॉजिटिव या नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड में आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सीधा सा क्या मतलब है, देखिए ध्यान से, यहाँ से फोर्स इज इक्वल टू E इंटू क्यू नॉट, E इंटू क्यू नॉट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, इस चार्ज पार्टिकल से मल्टीप्लाई होके, है ना, आपको फोर्स की वैल्यू देती है इस तरीके से। ठीक है, तो जब भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल आता है तो वो चार्ज पार्टिकल क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है और उस इलेक्ट्रिक फोर्स को हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी हुई फोर्स पर यूनिट चार्ज, इसकी यूनिट बनी न्यूटन पर कूलम, है ना। अब देखिए, अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज है तो अगर हम दो चार्ज लेते हैं, एक चार्ज Q दूसरा चार्ज Q नॉट और इनकी डिस्टेंस है R, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो होगा K
क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो ये हमारा सोर्स चार्ज जिसकी फील्ड हम यहाँ कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, और ये हमारा तब हो गया टेस्ट चार्ज, ठीक। तो फोर्स की वैल्यू रखते हैं के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट, और इस क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये आपका आ जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हमें फार्मूला मिला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का। और वो फार्मूला क्या है कि अगर यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल क्यू है और उसको आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का जो फार्मूला है वो ये है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इससे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन यहाँ फाइंड आउट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये देखिए फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लेते हैं, +1 कूलम लेते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे भी ये ध्यान रहे, जब भी हम किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो उस पॉइंट पे हम +1 कूलम चार्ज मान के चलेंगे कि यहाँ पे है, ठीक है, ताकि आप डायरेक्शन बना पाए, ठीक। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा कि हमें पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, चार्ज अपने अराउंड एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है ना, और उस इन्फ्लुएंस की वजह से जब वहाँ पे कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आता है तो वो उस चार्ज के इन्फ्लुएंस को एक्सपीरियंस करता है। कैसे एक्सपीरियंस करता है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन अप्लाई होता है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर जो है, ये उस चार्ज के अराउंड जो पॉइंट है उस पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, और इसको हम ऐसे मेजर करते हैं फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो इसकी वैल्यू है ना, ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए अगर कोई चार्ज क्यू है और आर डिस्टेंस पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो ये होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। निकालते समय जब डायरेक्शन लेना होगा तो हम यहाँ एज्यूम करेंगे कि यहाँ +1 कूलम चार्ज है, ठीक है। अब देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से हमें जो फार्मूला मिला वो मिला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिली 1/4πε0 एयर के लिए Q अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। अब देखिए जरा इसको समझिए कि अगर ये पॉइंट चार्ज Q है, ठीक है, तो चूंकि ये अपनी फील्ड जो क्रिएट करता है वो स्पेस में क्रिएट करता है, तो हम ये समझते हैं कि ये जो चार्ज Q है, ये चार्ज Q कहाँ पे है, एक फुटबॉल के सेंटर में है, ठीक है। तो अगर ये फुटबॉल के सेंटर में है तो मैं ये ले रहा हूँ फुटबॉल की रेडियस, ठीक, आर। रेडियस ये इधर ही तो होगी नहीं। देखिए अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ करें, स्फीयर हम ड्रॉ करना चाहें तो ये इस तरीके से ड्रॉ होगा, ठीक है। तो यहाँ भी आर है, यहाँ पे भी डिस्टेंस आर ही होगी, यहाँ पे भी आर 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 होगी। रेडियस होने की वजह से ये है ना, ये पूरी डिस्टेंस हो गई आर, ठीक, इसकी बाउंड्री पे, स्फीयर की बाउंड्री पे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो उस फुटबॉल की जो बाउंड्री है, जो ऊपर से सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, उस सरफेस का जितना भी ये पॉइंट होगा ना, ये जितना भी पॉइंट सरफेस के ऊपर का पॉइंट होगा, सबकी डिस्टेंस इस चार्ज पार्टिकल से जो सेंटर में है वहां से डिस्टेंस होगी आर होगी, ठीक है। अब सोचिए, चूंकि 1/4πε0 की वैल्यू आप जानते हैं कि फिक्स होती है 9 × 10⁹। चार्ज हमारा जो Q है वो सेंटर पे है, वो ऑलरेडी फिक्स है, उसको हम चेंज नहीं कर रहे, तो ये भी है Q। मैग्नीट्यूड आर स्क्वायर का नहीं चेंज हो रहा है क्योंकि डिस्टेंस तो ये रेडियस हो गई ना, तो ये चेंज नहीं हो रही है। तो अगर चेंज नहीं हो रही है तो इस स्फीयर के उस फुटबॉल के हर एक पॉइंट पे आप सोचिए, चूंकि K सेम है, Q सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एग्जैक्टली क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। मैग्नीट्यूड में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस होगा वो डायरेक्शन का होगा, है ना। तो मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम होगा, इसलिए हम कहेंगे, है ना, क्यों, क्योंकि एक चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, फिर वो डिस्टेंस चाहे r1 हो चाहे r2 हो, ठीक है। ये r1 डिस्टेंस ले लिए, अगर आप r2 डिस्टेंस भी लेते हो तो r2 डिस्टेंस पे देखिए चार्ज पार्टिकल Q के
चारों तरफ इस R1 डिस्टेंस पे, R2 डिस्टेंस पे, है ना, R3 डिस्टेंस पे, R4 डिस्टेंस पे, मतलब कोई भी आप फिक्स डिस्टेंस लेंगे, उस पर्टिकुलर फिक्स डिस्टेंस पे आप देखेंगे क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जिसका मैग्नीट्यूड होगा इस पॉइंट पे, है ना, इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होगी, इस पे भी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, इस पे भी कांस्टेंट होगा, इस पे भी मैग्नीट्यूड इसका कांस्टेंट होगा, ठीक है, वो चेंज नहीं करेगा हर एक पॉइंट के लिए। इस वजह से हम कहते हैं कि चूंकि हर जगह सेम है ना, इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के पास स्फेरिकल सिमेट्री होती है, स्फेरिकल सिमेट्रिक होती है, ठीक है, या ये आपकी रेडियल फील्ड होती है, ठीक। तो ये हमारा खत्म हुआ। अब इसमें आता है सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और यहाँ मोर देन 2 चार्जेस प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो देखिए Q1 की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, R1 डिस्टेंस पे ले रहे हैं इसको R2 डिस्टेंस पे, इसको R3 डिस्टेंस पे, ठीक है। तो Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट पे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E1 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर। Q2 की वजह से E2 इज इक्वल टू K Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। E3 की वजह से K Q3 अपॉन R3 स्क्वायर, ठीक है। तो जब भी हमें मोर देन 2 चार्जेस के लिए मोर देन 2 चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी किसी पॉइंट पे, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस पॉइंट पे जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, एग्जर्ट हो रही है अलग अलग चार्जेस की वजह से, यानी हर चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जर्ट हो रही है ना, प्रोड्यूस हो रही है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम अलग अलग चार्जेस की वजह से निकालेंगे, और निकालने के बाद हम इन सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम कर देंगे, और वेक्टर सम करने की वजह से ही ये हमें मिल जाएगी हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और यही हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक। तो अब अपने नेक्स्ट वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। शुक्रिया।